हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमें कवर करना है वो टॉपिक होगा हमारा जो इंडिया और चाइना पाकिस्तान है, जिनकी हम कंपैरेटिव परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि भाई इंडिया चाइना पाकिस्तान, उनका जो बेसिक्स था, उनकी इकोनॉमी कैसी है, वो किस अकॉर्डिंग आगे ग्रो कर रहे हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजीज थी उनके बारे में सीखा था हम लोगों ने। ठीक है, जो आज का हमारा लेक्चर होगा उसमें हमें उनकी कंपैरेटिव परफॉर्मेंस, उस स्ट्रैटेजीज के आधार पे जो प्लानिंग उन लोगों ने की थी उसके आधार पे जो उनकी परफॉर्मेंस थी तो वो कैसी रही है, इंडिया और चाइना पाकिस्तान तीनों की हमें यहाँ पर बात करनी है। तो आज के टॉपिक में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस इन द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। के जो भारत की, चाइना की और पाकिस्तान की इकोनॉमीज हैं, उन स्ट्रेटजीज प्लानिंग के आधार पे उनमें डेवलपमेंट, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है भाई, देखो हमें यहाँ पर मेनली 4 पैरामीटर्स के बारे में बात करनी है। जो परफॉर्मेंस है वो उसके 4 एस्पेक्ट्स हैं, उसके 4 एंगल हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, सबसे पहला एंगल होगा कि जीडीपी ग्रोथ कैसी है इन तीनों देशों की। ठीक है, जो प्लानिंग इन लोगों ने बनाई थी, इन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने बनाई थी, उनके आधार पे इनकी जो जीडीपी ग्रोथ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है वो कैसी है। ठीक है, जो ग्रोथ का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो कैसी है, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कैसा है। ठीक है भाई, तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग जीडीपी ग्रोथ के बारे में। ठीक है, इसको बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने में। देखो कि जो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान है, इन तीनों के बारे में सेपरेटली एक्सप्लेन करते हैं ग्रोथ स्टोरी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी ग्रोथ स्टोरी किसकी, चाइना की ग्रोथ स्टोरी। तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो कंपैरिजन यहाँ पर आपको समझाऊंगा मैं, इसी कंपैरिजन के आधार पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और यही कंपैरेटिव स्टडी, यही कंपैरेटिव आंसर आपको एग्जाम में, एग्जामिनेशन में बैठ के वहाँ पर लिखना होता है। तो चाइना की ग्रोथ स्टोरी समझते हैं बच्चे यहाँ पे। देखो, चाइना एक बहुत बड़ा देश है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, 2017 में वहाँ की जो जीडीपी थी, चाइना की जो जीडीपी थी वो अप्रॉक्स 12.40 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी। ठीक है, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि उनकी अप्रॉक्स जीडीपी इतनी ही है कि कितनी बच्चे, 12.40 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। ठीक है, इट अचीव्ड अ डिस्टिंक्शन ऑफ सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू यूएस। उनको दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी होने का तमगा मिला है बच्चे, किसके बाद, अमेरिका के बाद। मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की किसकी है, वो है अमेरिका की इकोनॉमी। ठीक है भाई, अब साथ में क्या हुआ बच्चों उसके, देखो अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद चाइना है। चाइना ने ये नंबर किसके बेस पे आधार किया। ठीक है, चाइना को ये जगह जो मिली है सेकंड पॉइंट की, वो किसके बाद मिली है। देखो, अमेरिका के बाद पहले आता था जापान। ठीक है, और चाइना ने सरपास किया है किसको, जापान को सरपास किया है, और दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बना है वो। ठीक है, तो फिलहाल में दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी कौन सी है, वो है चाइना का इकोनॉमी है। ठीक है भाई, आगे कहता है कि बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1979 टू 2015 एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ वाज एस्टिमेटेड टू अबाउट 9%। के 1980 से लेके 2015 के बीच का जो टाइम पीरियड था ना चाइना में, वहाँ पर उस देश ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। वहाँ की जो ग्रोथ रेट थी वो अप्रॉक्स 9% ग्रोथ रेट थी बच्चे। 9% बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट होती है। ठीक है, और उन्होंने वो अचीव की है। ठीक है भाई, और जो उनकी मैक्सिमम जो पीक थी, हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी, जो पॉइंट था वो कितना था, 15.2%, बहुत ज़्यादा था। उसी के आधार पे तो उन्होंने जापान को सरपास किया है। जापान को तभी तो उन्होंने पीछे छोड़ा है इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट लेने के बाद। ठीक है, और ये कौन सा टाइम पीरियड था, 1984 का साल था, जिस साल में चाइना ने 15.2% की ग्रोथ रेट अचीव की थी। ठीक है, और जो उनकी बेसिक्स थी, जो बिल्कुल बॉटम ग्रोथ रेट थी, वो कितनी थी, 3.8% की। टाइम पीरियड कौन सा, 1990 में। जो ये टाइम पीरियड है ये याद रख लेना बच्चे, कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस में या छोटे से 1 मार्क क्वेश्चंस में आपके सामने आ जाता है कि कौन सा टाइम पीरियड में ज़्यादा थी, कौन सा टाइम पीरियड में कम थी। 1990 में सबसे कम उनकी ग्रोथ रेट थी, वो थी 3.8% के आसपास। और 2017 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उनकी, वो है 6.9%। मैं आपसे कमेंट सेक्शन में आपका आंसर जानना चाहूँगा कि आज के दिन में, ठीक है, जिस दिन आप वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं,
उस दिन आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, मुझे ये बताइए कि आपके देश की, भारत देश की ग्रोथ रेट फिलहाल कितनी है, ठीक है। और 2019 का डेटा भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे थर्ड पॉइंट में कहता है चाइना अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू इन जीडीपी growth in the early 1980s. The jump has indeed been very substantial from about 4% per annum to nearly 10% per annum. जो चाइना का जो ग्रोथ रेट था ना वो 1990 से पहले 1980 के पहले स्टार्ट हुआ था बच्चे, ठीक है। और उन्होंने जो चेंज किया वो 4% से इंक्रीज करते करते 4% से इंक्रीज करते करते वो पहुंच गए 10% तक। आप लोग नोटिस कर सकते हैं 4% की ग्रोथ रेट, 4% की ग्रोथ रेट, और उसके बाद इतनी मेहनत करना, ऐसी पॉलिसीज़ बनाना, ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाना, ऐसी प्लानिंग बनाना गवर्नमेंट के द्वारा कि वो 4% से इंक्रीज़ करके वो 10% तक पहुंच जाएं, ठीक है भाई। ये चाइना के लिए एक माइलस्टोन का काम था बच्चे, ठीक है। और कारण क्या था इस चीज़ के पीछे, ब्रेक थ्रू उनको ये कैसे मिला, पॉइंट उसके पीछे कुछ है कि शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी। उनकी जो क्लोज इकोनॉमी थी ना, सेंट्रली प्लान्ड, कि सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, अब वो बन चुकी थी एक मार्केट इकोनॉमी, अब मार्केट डिसाइड करती है, ठीक है। उनका फोकस पहले किस पे फोकस हुआ करता था, जो उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पे फोकस हुआ करता था, ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। अब होने लग गया है फोकस उनका एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे, कि वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट करें। थर्ड पॉइंट में कहते हैं इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई, कि पहले वो क्लोज इकोनॉमी थे, एफडीआई को लेके बड़े चिंतित रहते थे कि एफडीआई नहीं लेना, एफडीआई नहीं लेना। अब वो एफडीआई ले रहे हैं, मतलब बाहर के देशों का पैसा उनके पास आ रहा है, ठीक है। डी पॉइंट में कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्सेस गिवन चाइना अ कोऑपरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस, के जो चाइना की जो चीप लेबर है ना, वहाँ पर सस्ती लेबर मिलती है बच्चे, कि जो लोग काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपके देश में एक जो इंसान काम करता है, वर्किंग लेबर है, ठीक है, वर्कफोर्स है, उसकी जो एक मंथली इनकम है वो अप्रोक्स होती है 10-15 हज़ार। चाइना में उस टाइम, मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये मैं अर्ली 1990s की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पीरियड में जो चाइना में एक इंसान काम करता था महीने में, उसकी जो एक मंथली इनकम थी वो अप्रोक्स जो भारत की इनकम आज वाली है उससे भी बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है। तो कहने को क्या कि एक चीप लेबर मिलती थी। अब चीप लेबर मिल रही है, उसका फ़ायदा क्या हुआ, जब सस्ती लेबर मिलती है तो दुनिया की कंपनी क्या करेंगी, वो सब कंपनियां कहाँ जाएंगी, वो सब अपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज कहाँ लगाएंगी, वो सब अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगी चाइना में। इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रही थी बच्चे, ठीक है। अगले पॉइंट में कहता है जीएलपी ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेनियन लॉन्च इन 1958। एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक कैंपेन था बच्चे जिसको लॉन्च किया गया 1958 में। जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन था बच्चे, ये क्या करता था, आपकी जीडीपी को प्रमोट करता था। और जीडीपी को किस तरीके से प्रमोट करता था वो आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं समझाऊंगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लेना आप लोग कि ग्रेट लीप कैंपेन था जो जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए, जीडीपी की ग्रोथ करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। आगे कहता है क्वांटम जंप इन एफडीआई वाज अचीव्ड थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स, कि जो उनकी जीडीपी में 4% से 10% तक का एक क्वांटम जंप आया ना, उसको अचीव करने के जो रीजंस थे, उसको अचीव करने के जो मेन कारण थे वो क्या बने भाई। कहता है जो चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर एरिया बना दिए, यहाँ पर एक इकोनॉमिक जोन्स है, ठीक है, यहाँ पर बाहरी कंपनियाँ आएँ, विदेशी कंपनियाँ आएँ, आराम से अपना बिजनेस करें, ठीक है। इकोनॉमिक जोन्स बना दिए एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 100% इक्विटी ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर एंड फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई इन रिटेल सेक्टर। जो एफडीआई उनके देश में आ रही थी उनको 100% ये कह दिया कि भाई हाँ आपकी ही ऑनरशिप होगी, ठीक है। वो अपना पैसा लेके आते, ठीक है। रिटेल सेक्टर में एफडीआई के फ्लो को बिल्कुल फ्री कर दिया, ठीक है। जो टिपिकल इंड्यूसमेंट थी, पैरामीटर्स थे ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स के, वो वहाँ पर अट्रैक्ट हुए। उनके जो उनकी सोच थी वो बदली चाइना को प्रति, कि चाइना एक क्लोज इकोनॉमी है, नहीं, अब चाइना एक मार्केट इकोनॉमी बन चुकी है। आगे कहता है अ जंप इन जीडीपी ग्रोथ वाज अचीव्ड नॉट ओनली थ्रू एफडीआई। एक पॉइंट ये भी याद रखना कि सिर्फ एफडीआई की वजह से ही वहां पर जीडीपी ग्रोथ को अचीव नहीं किया गया, बट आल्सो थ्रू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो वहाँ की जो इंटरनल इन्वेस्टमेंट थे ना गवर्नमेंट के द्वारा, लोगों के द्वारा, वो भी बहुत ज़्यादा हुई उसी की वजह से, ठीक है। उसी की वजह से ये ग्रोथ रेट को अचीव कर पाए हैं। और जो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हुई थी ना बच्चे, जो उनके देश की सरकार ने, उनके देश के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की,
उसी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए कि हमारे लोग इन्वेस्ट करें, हमारी सरकार पैसा लगाए, तो वहाँ की सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था ग्रेट लीफ कैंपेन, ठीक है, GLF कैंपेन। ये याद रख लेना, इसको हाईलाइट भी कर लेना बच्चे, ठीक है। तो ये अवेयरनेस थी लोगों के प्रति, लोगों की कि GDP ग्रोथ को आगे लेके जाना है, काम इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगानी है, अपने घरों के आसपास, अपने घरों में कोर्टयार्ड में वो अपनी इंडस्ट्रीज लगा लेते, छोटी छोटी फैक्ट्री लगा लेते, MSME लगा लेते, छोटे मीडियम स्केल्स के एंटरप्राइजेज लगा लेते बच्चे, ठीक है। इस कैंपेन ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया लोगों को, चाइना के लोगों को, चाइनीज़ लोगों को, कि वो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। आपके एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है बच्चे कि GLF कैंपेन किस चीज़ से रिलेटेड था और क्या कैंपेन था, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे कहता है वो कि रिलाइंग बेसिकली ऑन एक्सटर्नल डिमांड, चाइना अचीव्ड अ रिकॉर्ड ग्रोथ ऑन एक्सपोर्ट बाय 2010। देखो अपनी एक्सटर्नल डिमांड, जो चाइना की जो प्रोडक्शन थी वो इस अकॉर्डिंग अचीव हुई बच्चे, उनकी इस प्रोडक्शन इस कदर इंक्रीज हुई कि अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा करने के बाद वो दुनिया में हर मैक्सिमम चीज़ों के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनने लगे। 2010 का साल आते आते वो दुनिया में सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करने लगे, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए। किस चीज़ में? एक ग्लोबल मार्केट में वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के रूप में बनकर उभरे, ठीक है। आगे कहता है जो रिसेंट पास्ट ईयर थे 2014-15 के, 15-16 का, 16-17 का, जो GDP ग्रोथ रेट है चाइना की वो थोड़ी डाउन आई है, ठीक है। वो डाउन आने के कारण क्या बने बच्चे? एक तो जो दुनिया भर में मंदी आई है, आर्थिक मंदी आई है, स्लो डाउन्स आए हैं इकोनॉमीज के अंदर, यूरोपियन इकोनॉमीज है, ठीक है। जो उनके माइंड में क्या है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लेकर डिमांड कम हुई है। देखो आप सभी भी जानते हैं कि चाइनीज़ जो सामान वस्तुएं होती हैं वो टिकाऊ तो होती नहीं बच्चे, वो सिर्फ काम चलाऊ होती है। तो लोगों का जो परसेप्शन था वो अब बन रहा है धीरे धीरे कि चाइनीज़ सामान को बायकॉट करना है, ठीक है। और मैं आपसे भी एक भारतीय होने के नाते आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करेंगे और अपने जो डोमेस्टिक सामान है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के द्वारा हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है भाई। आगे कहता है जो करप्शन है और इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो समय के साथ बढ़ते गए। कहाँ पर? चाइना में और देश दुनिया में। जो चाइनीज़ लोग थे अब उनकी जो कहते हैं कि वो पहले अपनी कम सैलरीज पे काम करते थे, ठीक है, उनका वेज रेट कम हुआ करता था। अब वो वेज रेट चेंज हो चुके हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनके पास तो पैसा आ चुका है, वहाँ की सरकारें, वहाँ के जो इन्वेस्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनके पास पैसा आ चुका है। तो जो वर्कर थे, जो लेबर फोर्सेस थी, अब वो ज़्यादा वेजेस डिमांड करते हैं, ठीक है भाई। और डिमांड करने के कारण क्या हो रहा है? तो वहाँ पर कंपनियां माइग्रेशन के पॉइंट पर आ चुकी हैं कि वो माइग्रेट करेंगी, उनको काम नहीं करना भाई वहाँ पर। आगे कहता है चाइनीज़ गवर्नमेंट इज़ बैटलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब एक चीज़ बच्चे, जब इतना लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगी तो मतलब इतना लार्ज लेवल किसका होगा? इंडस्ट्रीज़ का भी होगा। और जब इतना लार्ज लेवल इंडस्ट्रीज़ का होगा तो वहाँ पर एनवायरमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अब चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश दुनिया में एक देश ऐसा बन चुका है जो सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। वहाँ पर जो कार्बन एमिशन होता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है बच्चे। तो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं, उनको डिमोटिवेट करती हैं कि चाइना में नहीं जाना। दुनिया की बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी इकोनॉमिक फर्म्स उनके ऊपर सैंक्शंस लगाती हैं। सीरियस चैलेंजेस हैं बच्चे किस चीज़ को लेके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, ठीक है भाई। तो जो आज की वीडियो थी उसमें सिर्फ हमने पढ़ा है ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना, ठीक है भाई, चाइना की ग्रोथ स्टोरी। जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम लोग ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, उनकी भी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और फिर तीनों का एक इक्वल कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है बच्चे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर मुझे ज़रूर दें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।